लास्ट ऑफ अस सेकंड पार्ट की शुरुआत में दिखाते हैं कंसास सिटी को, जहां पर क्लिकर्स के अटैक के 3 महीने बाद जोल और एली व्योमिंग पहुंच गए हैं, लेकिन वे भटक गए हैं और बर्फ से ढके हुए जंगल के बीच अपना रास्ता ढूंढते हैं। तभी वे एक टूटा हुआ घर देखते हैं जहां पर एक बुजुर्ग कपल रहता है। उनसे बात करके जोल को पता चलता है कि वो टॉमी की लोकेशन के आसपास ही है। कपल उन्हें वार्न करते हैं कि नदी के पास कभी मत जाना, क्योंकि जो लोग वहाँ गए थे वे आज तक नहीं लौटे हैं। हमें लगता है कि वहाँ क्लिकर्स रहते हैं जो सबको इन्फेक्ट कर देते हैं, लेकिन जोल और एली टॉमी की तलाश में निकल ही जाते हैं। अचानक जोल की छाती में दर्द होने लगता है और सांस लेना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, लेकिन कुछ देर में वो ठीक हो जाता है। वो एली को इस बारे में नहीं बताता। फिर भी रात को एक जंगल में रुकते हैं। एली पूछती है कि जब दुनिया कॉर्डिसेप्स से मुक्त हो जाएगी तो तब तुम क्या करोगे। जोल कहता है मैं किसी पहाड़ पर भेड़ बकरियां चराऊंगा और पीसफुल लाइफ जीना चाहता हूँ। एली बताती है कि मैं तो चांद पर जाना चाहती हूँ और मुझे नहीं लगता कि मेरे खून से कॉर्डिसेप्स की वैक्सीन बन भी पाएगी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सैम जरूर ठीक हो जाता, पर ऐसा नहीं हुआ। अब जोल कहता है कि देखो, फायरफ्लाइज ने जरूर इसका कोई रास्ता निकाला होगा, इसलिए वे तुम्हें इतना जरूरी समझते हैं। अगली सुबह वे उस नदी पर पहुंचते हैं जिसके बारे में बुजुर्ग कपल बात कर रहा था। तभी ये गैंग उन्हें घेर लेती है और उनके लीडर पूछते हैं कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, पर जोल उन्हें सच नहीं बताता। अब वे अपने कुत्ते के जरिए चेक करते हैं कि इनके ऊपर क्लिकर्स के बाइट मार्क्स हैं कि नहीं, पर जैसे ही कुत्ता उनके पास आता है एली उसे डिस्ट्रैक्ट कर देती है और बड़े प्यार से सहलाती है। गैंग लीडर जोल का नाम पूछती है और फिर दोनों को अपने कैंप में लेके जाती है। रास्ते में जोल टॉमी को देखता है जो कि एक बिल्डिंग पर काम कर रहा है। दोनों भाई बड़े इमोशनल होकर गले मिलते हैं। गैंग लीडर का नाम है मारिया। वो इन्हें मेस के अंदर ले जाकर खाना देती है। दरअसल मारिया टॉमी की पत्नी है। फिर वो जोल और एली को टाउन के अंदर लेके जाते हैं और बताते हैं कि ये पहले एक गेटेड कम्युनिटी हुआ करती थी, लेकिन 2003 में जब कॉर्डिसेप्स आउटब्रेक हुआ तो गेटेड कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। उसके 7 साल बाद मारिया और उस जगह के लोगों ने मिलकर इस जगह को फिर से रहने लायक बनाया। अब यहाँ 300 से ज्यादा लोग रहते हैं। इनकी अपनी सरकार भी है जो कम्युनिस्ट तरीके से प्रशासन चलाती है। मारिया भी प्रशासन की एक इलेक्टेड बोर्ड मेंबर है। यहाँ के लोग अपने काम से काम रखते हैं और बेवजह शोर शराबा नहीं करते। मारिया एली को अपने साथ लेके जाती है और टॉमी और जोल अपनी पुरानी यादें ताजा कर रहे होते हैं। जोल पूछता है कि तुम रेडियो पर रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करते हो। टॉमी कहता है कि जब मैं फायरफ्लाइज को छोड़कर भाग गया था तो यहाँ के कम्युनिस्ट ने मुझे बचा लिया था और कहा कि तुम्हारी और इस कम्युनिटी की सेफ्टी के लिए तुम्हें बाहरी दुनिया से कांटेक्ट तोड़ना पड़ेगा, और फिर मुझे भी उनकी बात माननी पड़ी, इसलिए मैंने तुम्हें कांटेक्ट नहीं किया। अब मारिया प्रेग्नेंट है और ये हमारा पहला बच्चा है, इसलिए मुझे हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ता है। जोल उसे बधाई देता है और कहता है कि कल मैं और एली यहाँ से निकल जाएंगे। बार के बाहर जाने पर फिर से उसकी छाती में दर्द शुरू हो जाता है। तभी वो अपनी बेटी जैसी एक लड़की को देखता है और उसका दर्द कम हो जाता है। यहाँ एली नहाकर बाहर आती है तो मारिया उसका हेयर कट करती है। एली पूछती है कि यहाँ 2 बच्चों के मेमोरियल्स हैं, वो किसके हैं। मारिया कहती है एक मेरे बच्चे का है और दूसरा जोल की बेटी का है। अब एली हैरान हो जाती है। मारिया कहती है कि तुम हर किसी पर भरोसा मत किया करो। शाम को जोल टॉमी से कहता है कि मैं एली को उसके फायरफ्लाइज के पास ले जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी सेहत ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हें उसे फायरफ्लाइज के पास पहुंचाना होगा जो वेस्ट में कोलोराडो यूनिवर्सिटी में कैंप कर रहे हैं। मैं अपनी बेटी को नहीं बचा पाया, इसलिए मुझे एली की भी चिंता हो रही है। वो टॉमी को ये भी बताता है कि एली को वहाँ पहुँचाने का असली मकसद क्या है। ये जानकर टॉमी मान जाता है, पर एली उनकी बात सुन चुकी थी और कहती है मैं तुम्हारे अलावा और किसी के साथ नहीं जाऊंगी। लेकिन जोल अपने फैसले पर अड़ा रहता है। उसी रात जोल को फिर एक बार उसकी मरी हुई बेटी का सपना आता है। अगली सुबह जोल एली और टॉमी को अलविदा कहता है, लेकिन एली कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। अब टॉमी भी जोल को कन्विंस करता है और जोल एली को लेकर वहाँ से चला ही जाता है। कई दिन बाद दोनों कोलोराडो पहुँच जाते हैं। वे उस पुरानी यूनिवर्सिटी में जाकर देखते हैं तो वहाँ फायरफ्लाइज होती नहीं है और सारी चीजें तितर बितर पड़ी होती है। तभी ऊपर से कुछ आवाजें आती है, लेकिन जब वे वहाँ जाते हैं तो कुछ बंदर अंदर आ जाते हैं। वहाँ एक मैप पर कुछ मार्क किया होता है। जोल गैस करता है कि फायरफ्लाइज सॉल्ट लेक सिटी में गए होंगे। तभी एक गैंग बिल्डिंग में घुस जाती है। दोनों पीछे के रास्ते से बाहर जाते हैं, लेकिन एक आदमी बेसबॉल बैट से जोल पर अटैक कर देता है। जोल उससे बच जाता है और उस आदमी को लॉक कर देता है। एली उस पर गन पॉइंट करती है और जोल उसकी गर्दन तोड़कर उसे मार डालता है। फिर वे नोटिस करते हैं कि टूटे हुए बेसबॉल बैट का एक नुकीला टुकड़ा जोल के पेट में घुस गया है। जोल उसे बाहर निकालकर घोड़े की ओर जाता है। तभी गैंग के बाकी आदमी उन्हें चेज करते हैं। अब जोल घोड़े को तेज दौड़ाता है और एली गैंग पर फायर कर रही होती है। किसी तरह वे आगे निकल ही जाते हैं। फिर जब वे एक रेलवे ट्रैक पर पहुंचते हैं तो जोल नीचे गिर जाता है। एली उसका खून बहने से रोकती है, लेकिन जोल बेहोश हो जाता है। एली फिर उसको एक पास के घर में खींच कर लेके जाती है। जोल कहता है कि मैं मरने वाला हूँ, इसलिए तुम मुझे छोड़कर चले जाओ और टॉमी के पास जाओ, वो तुम्हें फायरफ्लाइज के पास लेके जाएगा। लेकिन एली उसकी बात को इग्नोर करके घर के अंदर खुद कुछ चीजें ढूंढने लग जाती है। फिर उसे अपना पास्ट याद आता है जब फेडरल के सोल्जर्स उसे बॉस्टन के क्वारंटीन जोन में लेके गए थे। वहाँ कुछ लड़कियां उसे बुली करती थी और इस वजह से एली हमेशा मुसीबत में पड़ जाती थी। कैप्टन उससे कहता था कि अगर तुम डिसिप्लिन मेंटेन करोगे तो किसी दिन फेडरल की लीडर बन भी सकती हो। उस रात एली की फ्रेंड राइली उसके कमरे में घुस आती है। वो कई हफ्ते पहले यहाँ से गायब हो गई थी और सब मान चुके थे कि वो मर गई।
रैली बताती है कि मैं फायरफ्लाइज को ज्वाइन कर चुकी हूँ, पर रैली उसे डांटती है कि फायरफ्लाइज बहुत सेल्फिश लोग हैं, वे नहीं चाहते कि फेडरा अपना काम करे और सिटी में शांति बनाए रखे। पर एली एली को कन्विंस करती है कि यहाँ बंधे रहने से तो अच्छा है कि तुम मेरे साथ चलो। एली उसके साथ चली जाती है। रास्ते में उन्हें एक लाश के पास शराब की बोतल मिलती है। दोनों उसे उठाकर बिल्डिंग के रूफटॉप पर जाकर पीने का फैसला करती हैं। अब रैली कहती है कि हमें मॉल के अंदर जाना चाहिए, पर एली मना कर देती है क्योंकि फेडरा का मानना है कि वहाँ क्लिकर्स भरे पड़े हैं। पर रैली कहती है कि सबको डराकर अपने कंट्रोल में रखना यही तो फेडरा का काम है। अगर तुम वहाँ चलोगी तो मैं तुम्हें कई अजूबे दिखाऊंगी। फिर वे सीलिंग के एक होल से नीचे उतरते हैं और कंट्रोल रूम में पहुँचती है। फिर रैली मॉल का पावर ऑन करती है। एली ने ऐसा खूबसूरत दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। दोनों एस्केलेटर से नीचे जाती है और रैली कहती है कि ये इस मॉल का 5वां अजूबा है। फिर दोनों मजे से एक राइड पर चढ़ती है। अब रैली एली को बताती है कि फायरफ्लाइज ने कई सिटीज में फेडरा की तानाशाही खत्म कर दी है और लोगों को उनके चंगुल से भी छुड़ा लिया है। पर रैली कहती है कि तुम फेडरा में वापस आ जाओ, वो सरकार की एजेंसी है और वे लोगों की मदद करना चाहते हैं। रैली कहती है कि फेडरा से भागने से पहले मुझे पता चल गया था कि वे हमें छोटे मोटे कामों के लिए अपने पास रख रहे हैं, लेकिन फायरफ्लाइज ने मुझे जिम्मेदारी का काम दिया है और उस काम को करके मैं बहुत ही अच्छा फील करती हूँ। मैं फेडरा की गुलाम बनकर नहीं रहूंगी। फिर वे अगले अजूबे को देखते हैं जो कि एक फोटो बूथ होता है। वहाँ पे वे फनी पोजेस देते हैं। फोटो इतनी अच्छी नहीं आती, लेकिन फिर भी एली उन्हें यादगार के तौर पर रख लेती है। फिर दोनों गेम सेक्शन में जाती है और मॉडल कॉम्बैट्स गेम खेलने लगती है। एली रैली को हरा देती है। मॉल के दूसरे कोने में एक क्लिकर जाग जाता है। यहाँ गेम खेलने के बाद दोनों एक स्टोरेज रूम में पहुँच जाती है जहाँ रैली कुछ दिनों से रह रही है। वो एली को एक बुक गिफ्ट करती है। एली वहाँ पर हैंडमेड एक्सप्लोजिव्स को देखकर बड़ी चौंक जाती है। वो रैली से पूछती है कि क्या इन्हीं एक्सप्लोजिव से फायरफ्लाइज शांति बनाए रखेंगे। रैली उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन एली गुस्से में जाने लगती है। अब रैली कहती है कि आज बॉस्टन में मेरा आखिरी दिन है, कल मुझे फायरफ्लाइज किसी और जगह भेज रहे हैं। मैंने अपने लीडर मर्लिन से बात की थी कि वो तुम्हें भी फायरफ्लाइज का ग्रुप मेंबर बना ले, लेकिन वो नहीं मानी। अब एली बिना कुछ कहे मॉल से बाहर जाने लगती है। वो एग्जिट तक पहुंच जाती है, लेकिन फिर आखिरी बार रैली को देखने के लिए लौट आती है। तभी उसे किसी की चीख सुनाई देती है, पर वो आवाज एक मैकेनिकल टॉय से आती है। उसके पास ही रैली बैठी होती है। रैली को देखकर रैली बड़ी खुश हो जाती है और कहती है कि अब आखिरी अजूबा दिखाती हूँ। ये कहकर दोनों एनिमल मास्क पहनकर खूब डांस करती है। रैली अपना मास्क उतार कर कहती है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। इस पर रैली भी अपना मास्क निकाल कर कहती है कि नहीं जाऊंगी। तभी एक क्लिकर वहाँ जाता है। एन वक्त पर रैली उसे शूट कर देती है और दोनों भागने में कामयाब हो जाती है, पर क्लिकर उन्हें चीज करता रहता है और रैली पर झपट पड़ता है। रैली उस पर लगातार वार करती है। तभी रैली एक मेटल रॉड से उस पर अटैक कर देती है। मौका पाकर एली उसके सर में अपना पॉकेट नाइफ घुसा देती है और वो मर जाता है। अब एली बहुत खुश होकर रैली की ओर देखती है, लेकिन रैली देखती है कि एली को क्लिकर ने काट दिया था। फिर वो अपना बाइट मार्क भी दिखाती है क्योंकि क्लिकर ने उसे भी काटा था। ये जानकर एली बहुत ही वायलेंट हो जाती है। फिर दोनों बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, कुछ भी नहीं। रैली कहती है कि हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम दोनों अभी के अभी खुद को शूट करके मर सकती हैं, या फिर दोनों क्लिकर बनने का इंतजार करें। दोनों सेकंड ऑप्शन चुनती है क्योंकि वे इस तरह मरना नहीं चाहती। और अब दोबारा प्रेजेंट में दिखाते हैं 2023 में। एली जोल का खून रोकने के लिए पूरे घर में कोई चीज ढूंढती है। आखिर उसे एक ड्रॉर में सुई और धागा मिलता है। वो तुरंत उसे लेकर जोल के पास जाती है और उसका घाव को स्टिच करती है। कोलोराडो के दूसरे कोने में डेविड नाम का प्रीस्ट एक लड़की को दिलासा देता है। वो लड़की पूछती है कि हम अपने पापा को कब दफना सकेंगे। इस पर डेविड कहता है कि वो तो बसंत ऋतु में ही हो पाएगा, जब धरती थोड़ी नरम होगी। इस वजह से उस आदमी का फ्यूनरल नहीं हो पाता। डेविड का असिस्टेंट जेम्स बताता है कि हमारे पास खाने की कमी है। इस बात से लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ जोल की सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जाती है और खाने को कुछ नहीं होता, इसलिए एली जंगल में शिकार करने जाती है। फिर वो एक हिरन पर एम करती है और कुछ सेकंड्स के लिए अपनी सांस रोककर उस पर फायर करती है। हिरन घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी बच निकलता है। यहाँ डेविड और जेम्स घायल हिरन को एक बिल्डिंग में देखते हैं और शिकारी के आने से पहले उसको चुराना चाहते हैं, लेकिन इतने में एली वहाँ आकर चिल्लाती है कि उसे हाथ मत लगाओ। अब डेविड एक्सप्लेन करता है कि मेरे लोग भूखे हैं और उन्हें इस हिरन की जरूरत है। इसके बदले में हम तुम्हें तुम्हारी जरूरत की चीजें दे सकते हैं। अब एली और जोल को भी खाने की जरूरत होती है, लेकिन इस वक्त जोल के लिए दवाइयाँ ज्यादा जरूरी है, इसलिए एली उन्हें दवाइयों के बदले में हिरन देने को तैयार हो जाती है। डेविड हिरन ले लेता है और जेम्स से कहता है कि तुम टाउन में जाकर इस लड़की के लिए दवा ले आओ। फिर डेविड हिरन को बिल्डिंग के अंदर लेके जाता है। अब डेविड पूछता है कि तुम कहाँ से हो और यहाँ पर क्या कर रही हो, पर एली उसे कुछ नहीं बताती। डेविड एक बात बताता है, कुछ हफ्ते पहले मैंने अपने 4 आदमियों को खाने की तलाश में कोलोराडो टाउन में भेजा था, पर सिर्फ 3 लोग वापस लौटे। उन्होंने बताया था कि चौथे आदमी को एक आदमी ने मार डाला था और उसके साथ कम उम्र की एक लड़की भी थी।
एली रियलाइज करती है कि वो एली और जोल के बारे में ही बोल रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि वो रिएक्ट कर सके डेविड जेम्स को गन नीचे करने को कहता है। अब एली चौंक कर मुड़ती है तो जेम्स उस पर गन पॉइंट करके खड़ा होता है। डेविड कहता है कि इस लड़की को पेनिसिलिन इंजेक्शन दे दो। एली अपनी दवा लेकर भाग जाती है। जेम्स पूछता है कि आपने उसे छोड़ा क्यों, पर डेविड ने उसके लिए एक प्लान बनाया होता है। एली जोल को इंजेक्शन लगाकर उसके पास ही सो जाती है। दूसरी ओर सर्वाइवर्स के लिए खाना बन रहा होता है। एक आदमी मांस लाता है। कुक पूछती है कि ये क्या है। वो कहता है कि ये किसी जानवर का मांस है। कुक फिर उसको पकाने लगती है, लेकिन वो नहीं जानती कि ये इंसान का मांस है। डेविड और जेम्स हिरन को मैस हॉल में लेके आते हैं। वे बाकी लोगों को बताते हैं कि हमने उस लड़की का पता लगा लिया है जिसके साथी ने हमारे आदमी को मार डाला था। हम कल ही उन दोनों को खत्म कर देंगे। अब मरे हुए आदमी की बेटी चिल्लाती है कि वो उन दोनों को आज ही मार डालना होगा। इस पर डेविड उसे कुर्सी से हटाकर खुद खाने के लिए बैठ जाता है। यहाँ एली जोल को पेनिसिलिन का दूसरा डोज लगाती है, फिर घोड़े को पानी देकर बाहर जाती है। तभी अचानक कुछ पक्षी उड़ने लगते हैं, मतलब कोई यहाँ आ रहा है, और फिर एली छिप जाती है। डेविड और उसके आदमी वहाँ जाते हैं। एली तुरंत बिल्डिंग के बेसमेंट में जाती है जहाँ उसने जोल को छुपाया हुआ है। वो जोल को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी आंख भी नहीं खोल पाता। एली कहती है कि मैं बाहर जाकर उन शिकारियों को डाइवर्ट करने की कोशिश करूंगी, लेकिन अगर वे यहाँ पहुँच गए तो तुम्हें किसी तरह अपनी रक्षा करनी ही पड़ेगी। ये कहकर वो बेसमेंट के एंट्रेंस को फर्नीचर से ब्लॉक कर देती है। फिर वो घोड़े पर सवार होकर डेविड की गैंग को पीछे से ललकारती है और उन पर शूट करके भाग जाती है। तभी डेविड और उसके आदमी अलग अलग दिशाओं में जाकर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। एली भी उन्हें शूट करते हुए आगे बढ़ती है। तभी एक आदमी घोड़े पर शूट करता है और एली नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। अब डेविड और जेम्स एली को लेकर टाउन चले जाते हैं और उसके आदमी वहीं रुके होते हैं। वो जोल को हर तरफ ढूंढते हैं। यहाँ उन आदमियों की आहट सुनकर जोल जाग जाता है। एक आदमी अंदर आकर देखता है तो उसे शक होता है कि ये फर्नीचर बेमतलब यहाँ पर क्यों रखा गया है। वो फर्नीचर हटाता है तो पता चलता है ये बेसमेंट का रास्ता है। वो नीचे आता है, लेकिन वहाँ जोल नहीं होता। वो बड़े ध्यान से उस जगह को सर्च करता है। तभी अचानक पीछे से जोल अटैक करता है। इसी बीच वो आदमी जोल को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन जोल उसकी गर्दन पर चाकू घुसा देता है। यहाँ दिखाते हैं तो डेविड ने एली को एक जगह बांध कर रखा हुआ है। वो कहता है कि अगर तुम हमारे गैंग को ज्वाइन करोगी तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, लेकिन वो कहती है कि मुझे बचाने के लिए जोल जरूर आएगा। अब डेविड हंसकर कहता है कि अब तक तो उसे मेरे आदमियों ने मार डाला होगा और तुम्हारे लिए मेरा साथ देना ही सेफ होगा। वहाँ दूसरा आदमी घर के पीछे सर्च करता है तो उसे अपने साथी की लाश मिलती है। अचानक पीछे से जोल उसे मारता है और वो बेहोश हो जाता है। उसे होश आता है तो वो एक कमरे में होता है। जोल ने उसके साथी को एक सोफे से बांध के रखा हुआ है और पूछता है कि एली कहाँ पर है। जब वो जवाब नहीं देता तो जोल उसके घुटने पर चाकू मारता है और दर्द के मारे वो चिल्लाकर बता ही देता है कि डेविड एली को टाउन लेके गया है। अब जोल उसके घुटनों से चाकू निकालकर उसके मुंह में घुसा देता है और कहता है कि इसे मैप पर पॉइंट करके बताओ कि तुम्हारा टाउन कहाँ पर है। अगर तुमने और तुम्हारे साथी ने सेम टाउन का नाम नहीं बताया तो दोनों को मार डालूंगा। वो आदमी ठीक टाउन को पॉइंट करता है। इस पर जोल उसके पेट में चाकू घुसा ही देता है। फिर वो दूसरे आदमी के पास जाता है जो अपनी जान की भीख मांगता है, पर जोल उससे भी मार डालता है। यहाँ एली बचने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो देखती है कि फर्श पर इंसान का खून पड़ा हुआ है। वो रियलाइज करती है कि ये लोग तो जिंदा रहने के लिए इंसानों को ही खाते हैं। ये देखकर तो वो बिल्कुल फ्रीज ही हो जाती है। तभी डेविड उसके लिए खाना लेके आता है, पर एली खाने को लात मारकर चिल्लाती है कि तुम नर मांस खाने वाले कैनिबल हो। डेविड बताता है कि मुझे भी ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरे लोग भूख से मर रहे हैं, इसलिए उन्हें बिना बताए मैं उन्हें नर मांस पकाकर दे रहा हूँ। पर मुझे तुम्हारी दृढ़ता देखकर ऐसा लगता है कि तुम लीडर बनने के लिए ही पैदा हुई हो, इसलिए तुम मेरी गैंग को ज्वाइन कर लो, फिर मैं जोल को नहीं मारूंगा। अब एली धीरे से आगे आकर उसके हाथ पर हाथ रखती है। लगता है वो हाँ करने वाली है, लेकिन वो अचानक डेविड की उंगली को बुरी तरह से मरोड़ देती है। वो दर्द से तड़पने लगता है और मौका पाकर एली सेल की चाबी निकालने की कोशिश करती है, पर वो संभल जाता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर जोल टाउन में पहुंच जाता है और वहाँ की एक बिल्डिंग में उसे एली का बैकअप मिलता है। वहाँ इंसानों की लाशें टंगी हुई होती है और ऐसा लगता है कि उन्हें सुखाया जा रहा है। ये देखकर तो जोल भी चौंक जाता है। इतने में डेविड और जेम्स एली को उठाकर टेबल पर रख देते हैं और उसे मारकर उसका मांस खाना चाहते हैं। तभी एली चिल्लाती है कि मैं इन्फेक्टेड हूँ। वे तुरंत रुक जाते हैं। डेविड कहता है कि ये झूठ बोल रही है, पर एली कहती है कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो मेरा हाथ देख लो। डेविड उसका हाथ देखता है और जान जाता है कि ये क्लिकर का बाइट मार्क है। वो बहुत घबरा जाता है क्योंकि हाथापाई में एली ने उसके हाथ पर भी काट दिया था। अब जेम्स उन दोनों से दूर चला जाता है। इतने में एली डेविड का चाकू निकालकर जेम्स पर वार कर देती है और कमरे से बाहर भागती है, लेकिन बाहर का दरवाजा तो लॉक होता है। वो किचन में जाकर जलती हुई एक लकड़ी उठाकर डाइनिंग रूम में छिप जाती है। जैसे ही डेविड वहाँ पर आता है वो उस पर लकड़ी फेंक देती है, लेकिन वो बच जाता है, पर लकड़ी पर्दे पर लगती है और पर्दा जलने लगता है। अब डेविड आग बुझाने की बजाय एली के पीछे पड़ जाता है। वो कहता है कि मेरे पास दरवाजे की चाबी है तो मुझसे नहीं बच सकती, पर एली छुपकर दोबारा किचन में जाती है और एक चाकू उठा लेती है। फिर मौका पाकर वो डेविड पर झपटती है और उसे घायल कर देती है। डेविड उसे धक्का दे देता है। तभी टेबल के नीचे चाकू देखकर एली उसको निकालने की कोशिश करती है, पर इतने में डेविड उसके ऊपर बैठ जाता है और कहता है कि अब मजा आएगा। अब एली चाकू निकाल लेती है और उसके हाथ पर वार करती है। वो नीचे गिर जाता है, पर एली उस पर लगातार वार करती है और उसे मार ही डालती है।
आखिर वो बिल्डिंग से बाहर निकलती है और जोल उसको पकड़ लेता है। एली उसे भी अटैक करने जाती है, लेकिन जोल उसे समझाता है कि शांत हो जाओ, मैं जोल हूँ, अब तुम सेफ हो। फिर दोनों आगे बढ़ते हैं। अब फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि कई साल पहले एक औरत जंगल के बीच भाग रही होती है। वो प्रेग्नेंट होती है और कोई उसका पीछा कर रहा है। जंगल से बाहर निकलकर वो एक बड़े घर के अंदर जाती है और किसी को पुकारती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता और तब उसका लेबर पेन शुरू हो जाता है। वो ऊपर के कमरे में खुद को लॉक कर देती है और एक चेयर को दरवाजे पर रख लेती है। फिर वो बैठ जाती है और बच्चे को डिलीवर करने के लिए तैयार होती है। तभी अचानक कोई दरवाजे पर पीटता है और वो एक चाकू निकालकर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी ये क्लिकर दरवाजा तोड़कर अंदर आता है। वो औरत उसे धक्का देने लगती है ताकि वो उसको काट न ले। फिर मौका पाकर वो क्लिकर की गर्दन पर चाकू घुसाई देती है और वो मर जाता है। फिर वो देखती है कि उसका बच्चा पैदा हो गया है, पर उस औरत के पैर पर क्लिकर ने काट दिया था। वो बिना टाइम वेस्ट किए गर्भनाल काटती है और अपनी बच्ची को उठाकर देखती है। वो उसका नाम एली रखती है और उसी रात फायरफ्लाइज का एक ग्रुप उस घर में आता है और देखता है कि वो औरत अपनी बच्ची को लोरी सुना रही है। वो औरत मर्लिन को अपनी बच्ची सौंप कर कहती है, तुम इसे किसी सेफ जगह पहुंचा देना और इससे पहले कि मैं क्लिकर बन जाऊं मुझे शूट कर दो। वो मर्लिन को बताती है कि ये बच्ची इन्फेक्टेड नहीं है, क्योंकि क्लिकर के काटने से पहले मैंने गर्भनाल काट लिया था। लेकिन मर्लिन जान जाती है कि वो झूठ बोल रही है और वो बार बार विनती करती है कि इस बच्ची को बचा लो, इस बच्ची को बचा लो। और फिर कोई रास्ता न पाकर मर्लिन एली को उठाकर अपने साथी को दे देती है और उस औरत को शूट कर देती है। अब प्रेजेंट में दिखाते हैं कि जोल कुछ सप्लाईज इकट्ठा कर रहा है। कोलोराडो में एली के साथ जो कुछ हुआ वो उससे बहुत ही स्ट्रेस्ड हो जाती है और कुछ भी खाना नहीं चाहती। फिर दोनों फायरफ्लाइज की तलाश में सॉल्ट लेक सिटी जाते हैं। वहाँ दोनों एक ऊंची बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। ऊपर का रास्ता ब्लॉक होता है, इसलिए जोल एली को अगले फ्लोर पर चढ़ाता है। वहाँ किसी चीज को देखकर वो भागने लगती है। जोल भी अगले फ्लोर पर जाता है और एली को फॉलो करता है। फिर वो भागकर एक खुली जगह पर पहुँचती है जहाँ पर एक जिराफ पेड़ से पत्ते खा रहा होता है। जोल एली से कहता है कि उसे अपने हाथ से खिलाओ। एली वैसा ही करती है और जिराफ को देखकर एली बहुत ही खुश नजर आती है, जैसे कि उसमें कोई नई जान आ गई हो। फिर वे एक पुराने हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहां फायरफ्लाइज कैंप करते हैं। जोल एक्सप्लेन करता है कि जब फंगस आउटब्रेक शुरू हुआ था तो सरकार ने ऐसे कई मेडिकल कैंप्स लगाए थे, लेकिन जल्दी सब कुछ बंद कर दिया गया था। अब एली जोल के माथे पर जो स्टिचेस होते हैं उनके बारे में पूछती है। जोल कहता है कि जब आउटब्रेक के पहले दिन मेरी बेटी सारा मर गई तो मेरी जीने की ख्वाहिशें खत्म हो गई थी। मैंने खुद को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन इमरजेंसी मेडिकल टीम ने मुझे बचा लिया। ये स्टिचेस मेरी उन्हीं कोशिशों की यादें हैं। इस तरह दोनों बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। उनके पीछे कुछ सोल्जर्स स्मोक ग्रेनेड फेंकते हैं। फिर एक सोल्जर जोल को गन से मारता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर उसे एक हॉस्पिटल बेड में होश आता है। तभी मर्लिन आकर कहती है कि मेरे सोल्जर्स नहीं जानते कि तुम कौन हो, उन्हें माफ कर दो। जोल एली के बारे में पूछता है तो मर्लिन बताती है कि उसे सर्जरी के लिए तैयार किया जा रहा है। लेकिन सर्जरी किस लिए की जा रही है? मैरी एक्सप्लेन करती है कि फायरफ्लाइज के डॉक्टर्स मानते हैं कि एली के पैदा होने से पहले ही उसकी मां इन्फेक्ट हो चुकी थी, इसलिए एली के शरीर में शुरू से ही कॉर्डिसेप्स इन्फेक्शन था जो उसके शरीर के लिए एकदम हार्मलेस था। बाद में जब उसे क्लिकर से काटा तो उसके शरीर के कॉर्डिसेप्स ने नए कॉर्डिसेप्स से कम्युनिकेट किया कि इसे दोबारा इन्फेक्ट करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कई बार इन्फेक्ट होने के बावजूद भी एली कभी क्लिकर नहीं बनती। अब हमारे डॉक्टर्स उसके शरीर के अंदर का हार्मलेस कॉर्डिसेप्स निकालकर उससे वैक्सीन बनाना चाहते हैं, जिससे हम कई लोगों को बचा सकते हैं। जोल रियलाइज करता है कि कॉर्डिसेप्स ह्यूमन ब्रेन को इन्फेक्ट करता है और वैक्सीन बनाने के लिए डॉक्टर्स को एली के ब्रेन के कुछ भागों को निकालना पड़ेगा। वो कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगा। और इससे पहले कि जोल कुछ करे, मर्लिन अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देती है कि इसे लेके जाओ और हाईवे पर छोड़ दो। सोल्जर्स वही करते हैं, लेकिन रास्ते में जोल नोटिस करता है कि सर्जरी रूम 4th फ्लोर पर है। वो मुड़कर सोल्जर्स पर अटैक करता है और एक सोल्जर की गन छीनकर उसे मार ही डालता है। फिर दूसरे सोल्जर के पैर पर शूट करके पूछता है कि एली कहाँ है, जल्दी बताओ। जब वो नहीं बताता तो जोल उसके सर पर शूट कर देता है और सर्जरी फ्लोर में जाता है। रास्ते में वो कई सारे फायरफ्लाइज सोल्जर्स को शूट कर देता है। फिर एक मरे हुए सोल्जर्स की गन उठा के आखिर वो सर्जरी रूम में पहुंच ही जाता है, जहाँ एक नर्स डॉक्टर को बताती है एली बिल्कुल तैयार है। अब जोल अंदर घुस जाता है और डॉक्टर को शूट कर देता है। फिर वो नर्स को धमकाता है और वे एली को मॉनिटर से डिस्कनेक्ट कर देती है। वो एली को उठाकर पार्किंग लॉट में जाता है तो वहाँ एक कार की बैटरी चार्ज हो रही होती है। इतने में मर्लिन वहाँ जाती है और कहती है एली को वापस कर दो, यही ह्यूमैनिटी को कॉर्डिसेप्स से बचा सकती है। जोल पूछता है कि क्या एली ह्यूमन नहीं है, तुम उससे जीने का हक नहीं छीन सकती। मर्लिन कहती है कि अगर हम उसे ये हक देते भी तो वो ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए खुद ही कुर्बानी जरूर देती है। इतने में जोल मर्लिन के पेट में शूट कर देता है। वो एली को कार में लेटाकर मर्लिन के पास लेके जाता है। मर्लिन विनती करती है कि मुझे मत मारो, पर जोल जानता है कि अगर उसने मर्लिन को जिंदा छोड़ा तो वो फिर से एली के पीछे आएगी, इसलिए वो मर्लिन को मार ही डालता है। अगली सुबह जब एली को होश आता है तो वो चौंक कर उठती है। जोल उसे शांत करता है कि तुम बिल्कुल सेफ हो, टेंशन मत लो। वो झूठ बोलता है कि फायरफ्लाइज ने तुम्हारी सर्जरी नहीं की क्योंकि उन्हें पता चल गया कि तुम्हारे इम्यूनिटी से वैक्सीन नहीं बनाई जा सकती। फिर एक बागी ग्रुप ने हॉस्पिटल पर हमला किया और सारे फायरफ्लाइज मारे गए। मैं किसी तरह तुम्हें बचा कर ले आया। एली फिर मर्लिन के बारे में पूछती है, लेकिन जोल कोई जवाब नहीं देता। एली उसकी खामोशी का मतलब समझ जाती है और फिर सो जाती है। अब दोनों व्योमिंग पहुंच जाते हैं और उनकी गाड़ी ओवर हीट हो जाती है।
जोल कहता है कि सिर्फ 3-4 घंटों का रास्ता है, फिर हम टॉमी के घर पहुंच जाएंगे। दोनों पैदल चलने लगते हैं। जोल कहता है कि अगर मेरी बेटी जिंदा होती तो तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स होती, क्योंकि तुम्हारी तरह वो भी बहुत रहमदिल थी। पहाड़ के ऊपर से उन्हें टॉमी का टाउन दिखाई देता है। जोल खुशी से आगे बढ़ता है, लेकिन एली वहीं रुक जाती है। वो कहती है कि उस दिन मॉल में मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड राली को शूट करना पड़ा, क्योंकि वो मॉन्स्टर नहीं बनना चाहती थी। तब मुझे पता नहीं था कि मेरे पास ऐसी इम्यूनिटी है। उसके बाद के सफर में मेरे साथ चलने वाला हर कोई मारा गया। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो, इसलिए तुम मुझे छोड़ दो और टॉमी के पास चले जाओ। जोल कहता है कि जब इस तरह का कंफ्यूजन दिमाग में आए तो हमें सिर्फ सर्वाइवल के बारे में ही सोचना चाहिए। डरने से कुछ नहीं होगा। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ हम दोनों के सर्वाइवल के लिए ही कर रहा हूँ। मुझ पर विश्वास रखो। एली कहती है कि अगर ऐसा है तो मुझे प्रॉमिस करो कि तुमने फायरफ्लाइज, मर्लिन और उस हॉस्पिटल वगैरह के बारे में मुझे जो भी बताया वो सब सच है। जोल कहता है कि कसम से वो सब कुछ सच था। ये सुनकर एली कहती है तो फिर मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ने को तैयार हूँ। और दोस्तों इसी के साथ इस गेम सीरीज का फाइनल पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। Emotional, damn it! और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी ऐसे ही मजेदार सीरीज के साथ मिलते हैं।